आज हमारा टॉपिक है एंटी प्लेटलेट्स। जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि वो किसी भी तरीके के थ्रोम्बस को बनने ना दें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऑलरेडी थ्रोम्बस बन चुका है, मतलब ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को अगर एंटी प्लेटलेट्स देते हैं तो उनकी बॉडी में कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। हम ये एंटी प्लेटलेट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वहाँ पे प्लेटलेट के प्लेग ना बने, ओके, या प्लेटलेट मास या एग्रीगेशन ना हो। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। वी आर नॉट गिविंग दिस ड्रग्स टू क्योर और टू ब्रेक द थ्रोम्बस। ओके, सो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये प्लेटलेट के मासेस बनते किस तरीके से हैं, प्लेटलेट का जो प्लेग होता है या मास होता है वो कैसे बनता है, जिसे हमें इस ड्रग को देकर उस मैकेनिज़्म को हम रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जब भी देयर इज़ प्लेटलेट इन द ब्लड, ओके, सो व्हेनेवर देयर इज़ अ वैस्कुलर एंडोथेलिक डैमेज या किसी भी तरीके का कट या कुछ भी डैमेज हो जाता है, सो व्हाट हैपेंस इज़ कि ऑलरेडी प्लेटलेट के अंदर दो तरीके के ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स और डेंस ग्रैन्यूल्स। अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे इस ब्लू के साथ मार्क किया है, वो रिलीज़ करते हैं फिब्रिनोजन और वॉन विल्फ्रेन फैक्टर, ओके, क्लॉटिंग फैक्टर। एंड जो डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट के अंदर, वो एडीपी रिलीज़ करते हैं और साथ ही साथ सेरोटोनिन और कैल्शियम रिलीज़ करते हैं। सो दे आर पैक्ड इनसाइड दिस प्लेटलेट। ओके, सो वंस द डैमेज हैज़ हैपेंड टू द वैस्कुलर टिश्यू और द एंडोथेलियम, व्हाट हैपेंस इज कि उसमें से निकलने वाला कोलेजन और जो ऑलरेडी इस प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वॉन विल्ब्रेड जो फैक्टर है, विलेब्रेंड फैक्टर है, सॉरी, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो वंस दे इंटरेक्ट, व्हाट हैपेंस इज कि प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, जो पहले तरीके के रिसेप्टर्स हैं वो है GP1A एंड GP1B। GP इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, सो ये जो रिसेप्टर्स हैं इन पे आके ये बाइंड करेंगे ये कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोलेजन एंड द फैक्टर। ओके, सो वंस दे कम दे इनिशिएट एन एक्टिवेशन। जब एक्टिवेशन होता है तो देर इज़ अनदर रिसेप्टर विच इज़ कॉल्ड एज GP2B या GP3A। ओके, सो इन सब के एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि देर इज़ अ रिलीज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, मतलब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं वो निकलेंगे, ग्रैन्यूल्स बाहर आएंगे, वो टूटेंगे तो व्हाट हैपन्स इज कि पहले प्लेटलेट विल हैव सम मैकेनिज्म जिसकी वजह से देयर शेप विल चेंज, एंड वंस द शेप चेंजेस दे break and they release the alpha and dense granules, और उनमें से जो निकलता है फिब्रिनोजन हो गया, VWF फैक्टर्स हो गए, ADP हो गया, ये सारी चीज़ें जब निकलेंगी तो ये जाके दूसरे प्लेटलेट के फैक्टर्स के साथ जाके बाइंड करेंगे उनके रिसेप्टर पे, एंड देन ऐसे एक प्लेटलेट के साथ जाके जुड़ते दे फॉर्म अ प्लेटलेट प्लेग और प्लेटलेट मास, एंड उस तरीके से थ्रोम्बस फॉर्म हो रहा है। ओके, सो व्हेन द रिएक्टिव प्रोटीन्स कोलेजन एंड VWF आर एक्सपोज्ड, दे रिएक्ट विद प्लेटलेट GP1A receptor and GP1B receptor. There is a platelet activation and release of pro-aggregatory and vasoconstrictive mediators, जिसको हम thromboxane A2 कहते हैं, 5-HT and ADP। ओके, यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे कि जो ADP है वो जाके एक और फंक्शन करता है कि वो P2Y12 रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके बाइंड करता है, और जब ADP रिलीज़ होके इन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करते हैं तो ये प्लेटलेट के प्लेग के फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ओके, सो हम रिसेप्टर की बाइंडिंग्स के बारे में इतना डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स अभी पढ़ेंगे वो इन्हीं सारे रिसेप्टर के बाइंडिंग को रोकने का काम करेगा। ओके, सो वंस दिस फॉर्म, सो द प्लेटलेट GP2B और 3A रिसेप्टर दे अंडरगोज अ कन्फर्मेशनल चेंज एंड शेप चेंज हो गया, देन दे रिलीज ऑल दीज मैटर्स, एंड देन एक का फिब्रिनोजन एंड VWF फैक्टर विल बाइंड टू द अदर, एंड ऐसे करके द प्लेटलेट प्लग विल बी फॉर्म्ड। ओके, सो अगर हम वेन की बात करें, सो वी हैव ब्लड इन बोथ द वेन्स एंड आर्टरीज, राइट। सो अगर हम वेन की बात करें तो क्योंकि वहाँ का ब्लड सप्लाई बहुत स्लगिश है, इस वजह से बहुत कम फिब्रिनोजन इज़ देयर, एंड दे जस्ट फॉर्म अ वेरी टेल लाइक या थ्रेड लाइक एक
फॉर्मेशन बनाते हैं। लेकिन आर्टरीज़ में बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड सप्लाई देयर, उस वजह से जो प्लेग बनते हैं उसमें सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्लेटलेट का रहता है। ओके, सो इसका मतलब है कि जो हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे वो बेसिकली किस कंडीशन में देंगे, जब हमें आर्टरीज़ के प्लेग को क्या करना है, रिमूव करना है। Okay, now we will be talking about the drugs that we will include in the antiplatelet classification. Okay, so सबसे पहला है TX2, that is thromboxane A2, जो रिसेप्टर्स होते हैं, okay, उनके सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला। ओके, सो ये अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 अगर इनहिबिट हो जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि वो COX से साइक्लो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे। अगर COX एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो देन दिस थ्रोम्बोक्सिन A2 विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिनोजन, और अगर फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्लेटलेट आगे जाके वो मास प्रोडक्शंस नहीं, मास कोएगुलेशंस नहीं करेंगे या एग्रीगेशंस नहीं करेंगे और वहाँ प्लेग नहीं बनेगा। ओके, सो हम ये TX2 को ही क्या, TXA2 को ही क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो देते हैं वो एस्प्रिन देते हैं, और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो इरिवर्सिबल काम करते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि आपने आज पेशेंट को अगर ड्रग दिया है तो वो कम से कम 7 to 10 डेज, जो एक प्लेटलेट का पीरियड होता है, 7 to 10 डेज तक वो कम्प्लीटली उस पर एक्ट करेगा। और क्योंकि प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होते सो दे डोंट डिवाइड, सो इस वजह से वो जो प्लेटलेट ख़राब हो गया वो ख़राब ही रहेगा, वो फिर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। ओके, सो ये इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं। सो बहुत लो डोसेस में, लाइक 75 mg का बहुत छोटा डोज भी अगर हम एस्प्रिन का देते हैं तो इट हैज़ अ इरिवर्सिबल, मतलब एक प्लेटलेट के लाइफ टाइम में पूरा वो प्लेटलेट क्या रहेगा, उसका थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस क्या रहेगा, इनहिबिटेड ही रहेगा, वो एग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम हाई डोसेस में एस्प्रिन्स या थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस इनहिबिटर्स नहीं देते हैं, बिकॉज दैट विल ब्लॉक या इनहिबिट द बाइंडिंग टू द PGI2 दिस बाइंडिंग, एंड उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीवेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ओके, उस वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो हम इसीलिए एस्प्रिन को हाई डोसेस में नहीं देते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट द पेशेंट टू ब्लीड। नाउ द सेकेंड थिंग इज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। नाउ व्हाट दे डू इज, वो साइक्लिक AMP को AMP में डिग्रेड होने नहीं देते हैं, तो जो बॉडी में साइक्लिक AMP है उसका लेवल बढ़ता जाता है, एंड क्योंकि ये AMP में डिग्रेड नहीं होंगे ये कैल्शियम आयंस रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, एंड कैल्शियम आयंस अगर रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या नहीं कर पाएंगे, अल्फा और जो डेंस ग्रैन्यूल्स है, मतलब प्लेटलेट जो मिस शेप होकर वो टूटेगा, उसमें से ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, वो ग्रैन्यूल्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर ग्रैन्यूल्स बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आगे के प्लेटलेट्स के साथ वो जाके मास फॉर्मेशंस या प्लेग फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, वो स्टिक नहीं कर पाएंगे। सो उस तरीके से काम करता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। इसमें जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं दैट इज डाइपिरिडामोल 150 to 300 mg पर डे के डोसेस में। ओके, नाउ द थर्ड ड्रग इज ADP, या ADP की जगह ADP इनहिबिटर्स, या ADP की जगह हम कह सकते हैं कि P2Y12 रिसेप्टर इनहिबिटर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ADP रिलीज होकर P2Y12 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है टू एनहांस दी प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो हम जो ड्रग दे रहे हैं वो या तो ADP को के लिए एंटागोनिस्ट है या फिर P2Y12 रिसेप्टर के लिए एंटागोनिस्ट है। ओके, ये भी एक इरिवर्सिबल एक्शन है। इरिवर्सिबल एक्शन का मतलब है कि पूरी तरीके से, मतलब ADP नहीं बनेगा और ADP नहीं, मतलब ADP रिलीज़ नहीं होगा उसमें से, और अगर ADP रिलीज़ नहीं होगा तो किसी भी कारणवश P2Y12 रिसेप्टर्स पे बाइंडिंग नहीं होगी। सो दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल एक्शन। नाउ इसमें जो ड्रग्स हम पढ़ते हैं दैट इज टिक्लोपिडिन, दैट कैन बी गिवन 250 mg BD ऑलवेज विद द फूड। ओके, इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर सकते हैं। न्यूट्रोपीनिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ द लो लेवल्स ऑफ WBC, जो न्यूट्रोफिल्स का लो लेवल है, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज प्लेटलेट का लो लेवल। ओके, क्लोपिडोग्रिल जो है दैट कैन बी गिवन 75 mg OD। इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये डायरिया कॉज करते हैं पेशेंट्स में। ओके, नाउ द लास्ट ड्रग दैट वी स्टडी इज GP2A और GP3B रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
नाउ GP2A और GP3B जो रिसेप्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, दैट इज़ दी लास्ट पोर्शन, लास्ट जो स्टेज है वो यही था कि उन पे जाके जब बाइंड होते हैं तो दे हैव दे लेट द फिब्रिनोजन टू बाइंड टू अनदर, एंड इस तरीके से हर एक प्लेटलेट आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, प्लेग बना लेते हैं। तो हम वो एंड वाला अगर स्टेज ब्रेक करना चाहते हैं तो हम GP2A 3B रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो फिब्रिनोजन और VWF बाइंड नहीं कर पाएंगे रिसेप्टर्स के साथ, और बाइंड नहीं करेंगे तो दे विल नॉट फॉर्म द प्लेग। ओके, यहाँ पे जो ड्रग है दैट इज़ एब्सिक्सिमाइड मैप जो है दैट इज़ 0.25 mg पर बॉडी वेट, kg बॉडी वेट के हिसाब से IV इन्फ्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं उनमें आते हैं एप्टीफिबैटेड एंड दैट इज़ टिरोफिबैन। ओके, नाउ अगर हम एंटीप्लेटलेट्स के ओवरऑल यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ये यूज़फुल है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस में, टू नॉट लेट दी प्लेटलेट प्लेग्स फॉर्म। इसी के साथ साथ एंजाइना में, स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही, सेरेब्रल जो थ्रोम्बोसिस है उसी के साथ साथ TIA दैट इज़ ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक्स में, एट्रियल फिब्रिलेशंस में और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ेस में। इन सब में ही ये जो ड्रग है ये बहुत यूज़फुल हैं, ताकि क्योंकि इनमें ब्लड के स्लो मूवमेंट की वजह से या हार्ट के ओवरलोड की वजह से देयर आर चांसेस कि ब्लड कैन बी समवेयर या देयर कैन बी डैमेज टू सम ऑफ द टिश्यूज़, जिनकी वजह से प्लेटलेट्स क्या हो सकते हैं, एग्रीगेट हो सकते हैं। तो ये रिस्क जहाँ पे होता है कि वैस्कुलर डैमेज हो सकता है, वो सारे ही रिस्क इनमें हैं। और हम जब ये ड्रग देते हैं तो वी आर स्टॉपिंग दिस थिंग। ओके, डैमेज भी होगा तो उसके आगे ये नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।